वो देखने के बाद हमने बोला ये काय के किस चीज़ के ब्लड टेस्ट है, तो बोले कि मुझे लगता है कि ये पैंक्रेटाइटिस का कुछ तो भी होगा. मैंने इसको बोले गूगल किया, पैंक्रेटाइटिस होता काय आहे. पुरणपोळी बी पण दिली होती तिला. पोळी सुद्धा म्हणजे पराठे पण दिले होते आम्ही आणि तिला जे आवडतं ते दिलं होतं. आणि आम्ही नॉनव्हेज ही खात नव्हते त्यावेळेस, त्याच्यामुळे आपलं जे महाराष्ट्रीयन जेवण असायचं ते आम्ही तिला दिलेलं. एंटॉक्सिडेंट जो है दवाई वो क्योर नहीं करती है, रोकती नहीं है. सतर्क रहना पड़ेगा कि वो अक्यूट से क्रोनिक में न चला जाए. पड़ाव को अप्रोच किया, थोड़ा सा लेकिन डाउट तो था, लेकिन मैंने बताया नहीं कि दवाई क्या है. मेरी वाइफ, मेरी मम्मी और ट्रॉमा में जाते ही है ना, तो बच्चे इतने दिन से अगर बीमार रहे. मुझे ये नहीं पता था कि ये दवाई बनने के बाद में इसकी टेस्टिंग कितनी हो रही है, क्योंकि मैं खुद आईटी में हूँ, एज ए क्वालिटी टेस्टर हूँ. दवाई का एक पैकेज बन गया उनका, तो बनने के बाद में इसकी टेस्टिंग की कितने लेवल हो रहे हैं वो दिमाग में आता था. प्रोग्रेशन रुकना चाहिए, जी, क्या वो रुका है? अभी जहाँ पे प्राइमरी फोकस ओरिएंटेड ट्रीटमेंट हो रही है, जो मैं देख सकता हूँ फ्रेंकली ऑनेस्टली, तो वो फिलहाल पड़ाव में ही है. My name is Advita Gadire. I'm in 5th standard. My age is 10. I came from Pune. माझं नाव मृणाल गाडगे. मी मूळचा नागपूरचा, पण नोकरीसाठी मी पुण्याला आलो, तर तेव्हापासून पुणेकर झालेला आहे. आणि ही माझी मोठी मुलगी अद्विता, 6 वर्षाची. When was the first time that you came to know that your elder daughter might have some pain which could be something more than just gas? यस, मैं बताना चाहता हूँ इसे, थोड़ा डिटेल में बताऊँगा. जैसे मेरी बड़ी बेटी 3 साल की थी, तो उस समय उसे लूज़ मोशन स्टार्ट हुए थे इन द मंथ ऑफ मार्च, मिड मार्च. तो हमने इसको हॉस्पिटलाइज्ड किया था, और उसके बाद उसकी डिसेंट्री थोड़ी कम हुई, पर पूरी रिकवरी नहीं हुई उस समय. तो उसका एंटीबायोटिक का कोर्स जो है वो थोड़ा लंबा चला, हॉस्पिटल में भी चला और घर में भी चला. आफ्टर दैट वो लास्ट वीक ऑफ मार्च हम जब घर में आए, तो एज माय वाइफ, माय मम्मी, तो उसको देख के थोड़ा सा उसको लगा कि ये बहुत ज़्यादा वो पतली हो गई है, बहुत ज़्यादा उसका वेट लॉस हो गया है. तो उसे थोड़ा हम लोग अच्छा खाना खिलाते हैं. तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अच्छा खासा खाना देंगे, पराठा देंगे, दूध देंगे, घी देंगे. तो उसके बाद उसको 2 या 3 अप्रैल को पेट में दर्द चालू हुआ 1-2 बार. तो जहाँ क्या क्या था खाने में? खाने में मोस्ट प्रोबेबली जो महाराष्ट्रीयन घर में होता है, अच्छा खासा मीठा खाना, पुरणपोळी बी पण दिली होती तिला. पोळीसुद्धा म्हणजे पराठे पण दिले होते आम्ही, आणि तिला जे आवडतं ते दिलं होतं. त्यामुळं आणि आम्ही नॉनव्हेज ही खात नव्हते त्यावेळेस, त्याच्यामुळे आपलं जे महाराष्ट्रीयन जेवण असायचं ते आम्ही तिला दिलेलं. 3 ऑफ अप्रैल को जब उसके पेट में थोड़ा दर्द हुआ, तो हमने सोचा कि एक बार फिर से डॉक्टर को विज़िट करते हैं. तो लेकिन डॉक्टर ने पता नहीं किस रीज़न से बोले कि एक काम कीजिए आप गैस्ट्रो डॉक्टर के पास एक बार दिखा दीजिए. तो हमने उनको दिखाने लेके गए. तो डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट हमको सजेस्ट किए थे. वो देखने के बाद हमने बोला ये काय के किस चीज़ के ब्लड टेस्ट है, तो बोले कि मुझे लगता है कि ये पैंक्रेटाइटिस का कुछ तो भी होगा. तो मुझे तो फर्स्ट टाइम मैंने नाम सुना, मैंने इसको बोले गूगल किया, पैंक्रेटाइटिस होता क्या है. तो पता चला कि इट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियास. बोला ठीक है, बच्चों में कभी कभी हो जाता है. तो मैं बोला ठीक है. मैं देखिए एक्चुअली कैसा है, थोड़ा डर भी होता है, इतने छोटी उम्र में है, तो ये हमें सच बता रहे हैं कि नहीं बता रहे. तो फिर हमने जो घर के पास डॉक्टर थे, थोड़े से एल्डरली डॉक्टर थे, तो उनके पास दिखाया, तो बोले कि नहीं नहीं वो डॉक्टर अच्छे हैं गैस्ट्रो वाले, जो उन्होंने बोला है हम करते हैं एक बार. तो हमने वो टेस्ट कराई, और वो टेस्ट आई पॉजिटिव. तो उसके बाद उन्होंने मुझे भी बुलाया, मेरे पेरेंट्स को भी बुलाया. कुछ इसका रीज़न होगा ताकि वो समझा सके कि एग्जैक्टली ये कोई मामूली बीमारी नहीं है. तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ऐसा ऐसा इन्फ्लेमेशन होता है, बच्चों में इडियोपैथिक है, तो हो सके तो आप उसको हॉस्पिटलाइज़ करा दो, और इसका जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है एलोपैथी में वो हम कराते हैं. मैं बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं.
इडियोपैथिक का मतलब क्या होता है? इडियोपैथिक का मतलब होता है कि अननोन रीज़न। तो मैंने बोला ठीक है हम करा लेते हैं। तो उन्होंने चॉइस किया था कि जो गैस्ट्रो डॉक्टर जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे कराना है हॉस्पिटलाइजेशन या घर के पास कराना है। तो आई प्रेफर्ड घर के पास कराना है। तो ये दुविधा कहाँ से शुरू होती है? बहुत सारे जो मैंने देखा है, जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, उनमें जब उनको नॉलेज कम होता है, जैसे मुझे नॉलेज कम था, एलोपैथी में जो वो सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन इसका अमेलस लेपिस कभी नीचे हो रहा है, कभी ऊपर हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये ऐसा क्यों हो रहा है? 7 दिन हो गए। तो मैं उनके पास गया, मैं बोला सर ये कम क्यों नहीं हो रहा है? तो डॉक्टर ने मुझे उनकी एलोपैथी की किताब दिखाई, पेज नंबर खोला, बोला देखो ये ऐसा-ऐसा है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इस बीमारी के लिए और कुछ हम कर नहीं सकते। और तो क्या था उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? ये वही कि आईवी लगाए, पेन कंट्रोल होना चाहिए फर्स्ट पहले स्टार्टिंग में, और डिहाइड्रेशन ना हो, और उसने कुछ भी माउथ से कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो मैं बोला ठीक है, ये थोड़ा-सा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आई लूज़्ड एट दैट टाइम फ्रॉम दैट डॉक्टर। बट आई रिग्रेट बिकॉज़ एलोपैथी में वही था, तो मैं आई एम नॉट सपोज्ड टू एनीवन टू हैव अनफेथ ऑन एनीवन एज़ अ डॉक्टर। तो फिर मैंने गैस्ट्रो डॉक्टर जो थे, उनके पास इसको लेके गया, तो उन्होंने फिर एडमिट कराया, वहाँ पे लेके गए। तो उसको फिर उस दिन उन्होंने आईवी पे रखा। सेकंड डे मेरे ख्याल से थोड़ा-सा मल्टीविटामिन भी चढ़ाया उसको, और मल्टीविटामिन के बाद में पता नहीं क्या हुआ, तो लेकिन मल्टीविटामिन से थोड़ी-सी इसमें एनर्जी आ गई। तो हमको लगा कि ये काम कर रहा है। तो काम कर रहा है तो फिर हमने बोला कि अभी शी इज़ फाइन, अभी हमको डिस्चार्ज दे दीजिए। तो बोले ठीक है, डिस्चार्ज दे देते हैं आपको। लेकिन जब डिस्चार्ज का रात आई, तो उस समय उसको हल्का-सा पेन शुरू हो गया। तो मैं बोला ये फिर से शुरू हो गया, तो बोले कि ये तो होते रहेगा। मैं समझा नहीं होते रहेगा क्या मतलब क्या होता है? मैं बोला कभी तो रुकेगा, क्योंकि वो जो कोर्स ऑफ एक्शन है, यानी आप 3 अप्रैल से पकड़िए, तो वो जाएगा वो एंड ऑफ अप्रैल तक, 2 हॉस्पिटल का। तो मैं बोला ये हो ही रहा है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी तो रुकना चाहिए, कहीं तो स्टॉप हो वो पेन। तो मैं बोला कि ठीक है सर, अभी हम लेके जाते हैं। तो बोले कि ये दवाई लो, एक अल्ट्रासेट थी पेन किलर, और एक मेरे ख़्याल से कुछ तो भी अगर बुखार-वुखार आता है, कोई ऐसा है, तो कोई ऐसी दवाई दी थी, पर उन्होंने मुझे एंटीऑक्सीडेंट नहीं दिया था। ये इसलिए अभी रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि आगे मैं जब मैं जाता हूँ एआईजी, क्योंकि ये जो पीरियड था हॉस्पिटल का, और वो गैस्ट्रो जो डॉक्टर जो थे इसके पीडियाट्रिक वाले, तो उस पीरियड में मैं कम से कम 1 महीना उसको रिकरेंट एक्यूट पेनक्रियाटिस होता था, हर 10 दिन में, 7 दिन में। तो हमारा हर वीकली वही डेली रूटीन हो गया था कि जाना, ब्लड टेस्ट करवाना, और देखना कि क्या है माइलेज लैपिस है, बड़ा है तो उसको खाना बंद कर दो, अल्ट्रासेट दे दो पेट अगर पेट पे पेन है तो, और उसको जो भी एक्शन जो डॉक्टर ने बताया हमें वो करना। पर ये रिपीटेटिव हो गया 1 महीने के लिए। फिर मैं बोला कि कुछ तो कहीं और देखते हैं, तो एआईजी जो है हैदराबाद में, तो वहाँ पे लेके गए। तो डॉक्टर रूप ज्योति जो है, जो पैंक्रियाटोलॉजिस्ट है वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि देयर इज़ नो एनी मेडिसिन टू गेट रिकवरी और क्यूर फॉर दैट। मैं बोला फिर सर क्या है और आपके पास इसके अलावा? हम ट्राई करेंगे कि इसको अगर अटैक कम आए तो क्रोनिक में ना आ जाए। तो मैं बोला क्रोनिक पे जाएँगे तो क्या होगा? तो क्रोनिक पे जाएँगा तो आजीवन उसका जो है वो क्रोनिक में रहेगा, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो थोड़ा-सा डेटेरियोरेट होगा। तो बोले शी इज़ नाउ जस्ट 3 इयर्स ओल्ड, तो कुछ तो हो। एक्चुअली मैं डरा तो नहीं इस ये सुनने के बाद, लेकिन मुझे लगा कि कुछ मुझे रास्ता मिलना चाहिए इस चीज़ का। तो मैं बोला सर ठीक है, मैं भी आपसे सब कुछ करवा लेता हूँ। उन्होंने बोला कि एक बार आप जेनेटिक टेस्टिंग करवा दीजिए। सोनोग्राफ़ी करवाई, ब्लड टेस्ट करवाया। जेनेटिक टेस्टिंग में निकला कि वो उसको है 2 जीन्स है, एक पीआरएसएस1 है
और एक क्लाउडिन है शायद, तो वो थोड़े से म्यूटेंट है, बट नॉट दैट डेंजरस अगर बाकी के अगर पैरामीटर्स उन्होंने देखा तो। पर जेनेटिक तो है, पर वो जो जेनेटिक है पार्ट, वो जेनेटिक का पार्ट ऐसा है कि वो जब भी आएगा इट विल कम एज अ रिकरेंट अक्यूट फेस। तो मैं बोला अगर ये दोबारा आएगा तो फिर से चालू होगा, तो उन्होंने एंटॉक्सीपेन चालू किया, एंटीऑक्सीडेंट, और लकीली उनका इसका पेट दर्द अभी रुक गया। घर में जब आए हम हैदराबाद से, ऑन द फर्स्ट डे हमने चालू किया, रुक गया पेट दर्द और खाना भी चालू हो गया। 1 महीना हो गया, अगस्त मंथ तक मेरे ख्याल से। अभी हमको लगा शी इज़ फाइन, बट अगेन मेरे अंदर वो सोचता थी कि कुछ उसको आगे में ना कुछ हो ना जाए और इसके अंदर में। तो मेरा दोस्त है मेयो में, यूके में, तो मैंने उससे पूछा, तो वो बोला कि एंटीऑक्सीडेंट जो है दवाई, वो क्योर नहीं करती है, रोकती नहीं है, लेकिन आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि वो अक्यूट से क्रोनिक में ना चला जाए। मैंने फिर बोला कि अगर क्रोनिक गया तो अगर वही प्रॉब्लम। फिर मैंने हैदराबाद से कुछ 5-6 पेशेंट के नंबर लाए थे, और मोर ऑफ अ काइंड महाराष्ट्र की थे। तो मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने सब ने बोला कि हमने एंटीऑक्सीडेंट से हमें आराम तो हुआ, पर वो क्रोनिक में धीरे धीरे प्रोग्रेशन उसका होता ही है। तो मैं थोड़ा अभी फिर हो गया कंफ्यूज, तो अभी क्या किया जाए। आई देन सर्च हमेशा की तरह कोई और पैथी में कुछ है क्या। तो मैंने सर्च किया तो मुझे पड़ाव दिखा। 2018 में कुछ पेशेंट मुझे उनके कुछ टेस्टिमोनियल्स उनके वेबसाइट में शायद लिखे हुए थे। तो फिर मैंने उनके नंबर भी थे उस समय उस टेस्टिमोनियल्स के नीचे में। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया। एक देखिए, एक हैदराबाद में थे, एक मनीष परमार जी तो केनिया में थे, और 1-2 लोग थे। सारे बच्चों की निकाली मैंने। तो जो मनीष परमार जी थे उनके दोनों बेटियों का जो जेनेटिक था, तो वो बोले कि आँख बंद करके चले जाओ। इंटेंशन क्या होना चाहिए? प्रोग्रेशन रोकने का। तो मैं बोला आपकी बात सही है, प्रोग्रेशन रोकना इंटेंशन होना चाहिए, कि जितना मैं डिले करूँगा उतना मेरे पास में एक होप है, क्योंकि साइंस इज़ ग्रोइंग अ वेरी रैपिड वे। कुछ न कुछ तो रिसर्च चल रहा होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मेरा पहला इंटेंशन तो वही था, पड़ाव आने का। क्यूर देखने नहीं आया था मैं, कि क्योंकि कुछ पेशेंट जो थे उनका कहना था कि हमें आराम हुआ 1 साल, फिर थोड़ा-सा रिलैप्स भी हुआ। तो मैं बोला अगर 1 साल आराम होता है तो इट्स एक्चुअली एक टेंटेटिव देखा जाए तो अच्छा खासा पीरियड होता है रिलै आराम का। तो मैंने वो इंटेंशन से मैं पड़ाव को अप्रोच किया, और मैंने थोड़ा-सा लेकिन डाउट तो था, लेकिन मैंने बताया नहीं कि दवाई क्या है, क्योंकि थोड़े से मेरी वाइफ़, मेरी मम्मी वो थोड़ा ट्रॉमा में जाते ही है ना, कि बच्चे इतने इतने दिन से अगर बीमार रहे, हो क्या रहा है, और उनको बताऊँगा मैं कि इट्स मेड रसशास्त्र की दवाई है, मेटल बेस्ड दवाई होती है, तो उसको 3 साल के बच्चे को कैसे कंज़्यूम कराने देंगे? तो मैं बोला ट्राई करता हूँ, अगर इन्होंने लिया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। तो मैंने तुरंत ले लिया एडमिशन। पड़ाव आया, पड़ाव देहरादून, जहाँ पे पहले हॉस्पिटल था देहरादून में। तो ट्रस्ट तो था, क्योंकि अगर आराम होता है, मैं अगेन बोलूँगा मैं क्यूर के बारे में कभी नहीं आया था। अगर मुझे सिर्फ़ इसको लंबा खींचना था, कुछ भी करके। तो मैंने फर्स्ट डे थोड़ा-सा मैं डाउट में था कि ये दवाई कंज़्यूम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। तो लेकिन पहले 2 दिन तो उसने वॉमिट ही किया, दवाई लेने के बाद। लेकिन तीसरे दिन से उसने कंज़्यूम करना चालू कर दिया, लकीली। और मेरे लिए अच्छी बात थी कि जब हम उसको लेके आए थे तब उसको कोई ऐसा एपिसोड और कुछ नहीं था, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से उसका एपिसोड रुक गया था आने का। और वो पूरा 21 डेज़ का जो फ़ेज़ है, हमने हँसी-खुशी वहाँ पे निकाला। तो मैं, मेरी वाइफ़, ये और मेरी सासू माँ, और हम एक्चुअली पहले हम नॉर्थ इंडिया आए थे ऐसे इतनी दूर आफ्टर दिल्ली। तो वो भी थोड़ा-सा एक नया ही थोड़ा-सा वो रहता है ना कि नया एरिया है, तो मन लग जाता है। और शिखा मैम वहाँ पे डेली रहती थी, और वहीं पे क्लिनिक है,
वैद्य जी रहते थे, तो पेशेंट को जब देखते थे कि बाकी के पेशेंट अलग-अलग कैटेगरी में आ रहे हैं पेन के और उनको भी रिलीफ़ हो रहा है। अ, तो मुझे भी इस चीज़ की लगी हाँ, कुछ तो हो सकता है। लेकिन जब मुझे पता चला कि शिखा मैम के रिकॉर्ड बुक में ये सबसे यंगेस्ट थी उस समय 2018 में, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि बोला यार ये रिकॉर्ड नहीं चाहिए था इसका क्योंकि ये यंगेस्ट रिकॉर्ड उनके केस में अभी तो इससे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, लेकिन उस समय तो इससे यंगेस्ट थी, तो मुझे लगा कि मैंने ही कुछ ऐसे अलग से कुछ खाने-पीने में चला गया या फिर कुछ ऐसा था। लेकिन जब जेनेटिक टेस्टिंग का रिपोर्ट आ गया था, तो लगा कि इसको देखते हैं कि कैसे हम मैनेज कर पाएँगे विद मेडिसिन के साथ पड़ाव के। कौन-कौन से मेटल बेस्ड दवाई पता है, पर कौन से मेटल है? क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि ये दवाई बनने के बाद में इसकी टेस्टिंग कितनी हो रही है, क्योंकि क्वालिटी चेक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैं खुद आईटी में हूँ, एज ए क्वालिटी टेस्टर हूँ। तो मैं जब उसको देखा कि एक कोई दवाई का एक पैकेज बन गया उनका, तो बनने के बाद में वो इसके टेस्टिंग की कितने लेवल हो रहे हैं और टेस्टिंग होने के बाद में ये अप टू द मार्क है कि नहीं है, वो दिमाग में आता था। पर मैं इसको देखने के बाद सोचता था कि इतनी दूर आ गए ना, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है अ, जब आप खुद के साथ हॉनेस्ट होते हैं, तो ना आपको रास्ता मिल जाता है। तो ना उसको सिर्फ़ हमको दिखता तो ज़रूर है, उसको पिकअप करना है कि नहीं करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरा थोड़ा-सा उस समय से ही थोड़ा-सा चलता है कि मैं रास्ता दिखा, थोड़ा-सा सोचना, समझना, उसको पिकअप करना और आगे बढ़ना। तो मैंने वो चांस लिया, तो वो चांस फ्रूटफुल रहा मेरा 2018 से लेके तो 2025 तक। तो वो बीच में कोविड का पीरियड भी आया, ऑनलाइन स्कूलिंग भी की और इसको डांस का बड़ा ही शौक था, तो डांस भी करती थी स्कूल में काफ़ी। और उसके बाद जब स्कूल चालू हुआ तो हमने इसको एक स्कूल में डाला। तो स्कूल थोड़ी-सी नए पैटर्न की थी। वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज़ क्लासरूम थे और एवरीडे 45 मिनट्स का स्पोर्ट्स रहता था और 5 फ्लोर, 4 फ्लोर उसको टॉगल करना पड़ता था हर दिन। तो मुझे लगा कि अभी फिट एंड फाइन हो गई है, तो ये इसको एक करने में उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वैसे जो पुराने लीगेसी स्कूल थी वैसी नहीं थी वो स्कूल और स्कूल बैग भी नहीं थी। जैसे वर्कशीट मिला रोज़ डेली सिखाया, वो घर पे लेके आना, उसका होमवर्क सॉल्व करना, हो गया। वो इंटेंशन से गया था मैं, लेकिन मुझे थोड़ा-सा लगा कि उसका एक्सर्शन ज़्यादा होता है उस स्कूल में। मुझे ये नहीं पता कि ये दोबारा ट्रिगर कराएगा कि नहीं कराएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सर्शन, एक्सेसिव स्पोर्ट्स, एक्सेसिव एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, वो थोड़ा-सा कारणीभूत होता है किसी भी पेशेंट में। अगर आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है बराबर, तो आपको जो सीज़नल चेंजेस होते हैं, वायरल हो गया, तो वो जल्दी पकड़ता है। तो उसको 23 के बाद 23 सितंबर, अक्टूबर के बाद मैंने नोटिस किया कि मैं उसका सारा समरी जो है ईयर बाय ईयर कितने बार हॉस्पिटल में क्लिनिक में गई, कितनी बार बीमार हुई, वो सब मैंने रिकॉर्ड मेंटेन रखा है। और जब मैं उसकी स्टडी करता हूँ, तो मैंने नोटिस किया कि सितंबर 2025 के बाद 2024 के बाद थोड़ा-सा उसका पेट में गड़बड़ होना चालू हुआ। मैक्सिमम टाइम गैस्ट्राइटिस होता था, पर पैंक्रियाटिस नहीं था, तो हम लोग उसकी दवाई तो ले नहीं सकते दोबारा। तो स्कूल में जाती थी तो स्कूल से फ़ोन आता था कि आज इसका पेट में दर्द हुआ है। तो इंटोससेक्शन जो हम बोलते हैं कि जो आपकी अ, जो डायरेक्शन पाइपलाइन होती है, थोड़ा-सा अंदर में ऐसा पाइप से फँस जाता है। तो एंटीबायोटिक्स से वो ठीक हो गया उसका 2 बार। लेकिन हुआ क्यों? नहीं पता हमें, कोई रीज़न नहीं पता इस चीज़ का। ये सब डिटेल में मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि
इसके ऐसे बच्चे अगर 1-2 भी आए, कि मुझे नहीं पता कि ये सिम्पटम्स की वजह से आगे में रिलैप्स होगा कि नहीं होगा। पर इसके केस में रिलैप्स हुआ है, अभी जुलाई 10 को। तो ये नोटिस करने के बाद मैं ऐड करना चाहता हूँ सब चीज़ें, कि ये चीज़ें हमें मिली, ये चीज़ें हमें दिखी, कि हमने इसके सिम्पटम्स ने महसूस किया कि बार-बार डिस्कम्फर्ट होना, कभी लोअर एब्डोमेन में, कभी ऊपर अपर एब्डोमेन में सोते समय, और ख़ास करके स्कूल में जाने के बाद, कि खाना ब्रेकफास्ट होने के बाद सेकंड थर्ड पीरियड में उसका पेट में दर्द होता था। तो लेकिन वो भी दर्द नॉट ऑफ पैंक्रियाटाइटिस। तो वो 2-3 डोज़ लेने के बाद, जैसे बस्कोगास्ट रहती है गैसेस की, तो वो निकल जाती थी। अब तो डॉक्टर ही बता सकते हैं प्रॉपरली कि ये डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा फूड। हाँ, इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जैसे आपने पहले भी मेंशन किया था कि प्रोग्रेशन रुकना चाहिए, जी, क्या वो रुका है? प्रोग्रेशन रुकना चाहिए। अभी तो हमने सीटी स्कैन करवाया, क्योंकि अभी इसको 10 जुलाई को माइल्ड अटैक आया था। तो सीटी स्कैन में तो अक्यूटी आया, और लाइपेस भी 500 के क्रॉस नहीं गया अभी तक, माइल्डली बोल सकते हो उसको। थोड़ा-सा इडोमोटस है हेड हल्का-सा उस समय, और आज टेस्ट किया, लकीली सब कुछ नॉर्मली है, और एक्यूट फेज़ नहीं बोला है। बट अगेन मैम भी बोल रही थी कि एक बार एमआरसीपी और इनसफिशिएंसी के टेस्ट करवा लेंगे तो बेटर हो जाएगा, तो वो कराएँगे। तो अभी दवाई चल रही है पड़ाव की दोबारा। आई होप ऐसा कुछ ना रहे, क्योंकि अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो हम इसको प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। अगर कोई चेंजेस नहीं है तो फिर एक्यूट फेज़ में पकड़ेंगे। लेकिन रिलैप्स होने का कारण क्या है, वो मैं कारण ढूँढना भी बहुत ज़रूरी है, हर एक को, जो भी पेशेंट आते हैं। हाँ, एंड ऑल्सो मतलब अंडरस्टैंडिंग कि रिलैप्स ही है या इज़ इट एनी अदर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम? क्योंकि जैसे पेट खराब भी की वजह से भी वो पेन तो हो ही सकता है। हाँ, पर लेकिन हमने टेस्ट तो कराई ना, हाँ, जब टेस्ट कराया तो वो एलिवेट हो गया था, अच्छा। और सीटी स्कैन में भी दिखा कि बल्की है। ओके, ओके। जब बल्की है एम्पेजियस तो एलिवेट तो हुआ ही है। मतलब जैसे यहाँ पे आने के पहले हुँ। आपने कोई टेस्ट कराए होंगे ना जो इन्होंने बोला हाँ, था हाँ, वो ऑर्डर करवाए, किया? हाँ, करवाए थे। हाँ, तो उसमें भी बल्की था? हाँ, हाँ, बल्की था वो। उसमें बल्की था। 21 डेज़ के बाद में क्या वो बल्कीनेस कम हो गया था? ठीक। यस, यस, वो निकल गया था पूरा, अच्छा। नॉर्मल हो गया था। जैसे मैंने बताया, जुलाई 10 को उसको सीवियर पेन हुआ था। एक्चुअली उसको पेन तो 2-3 दिन से हो ही रहा था, लेकिन जो डॉक्टर ने दवाई दी थी, एलोपैथी डॉक्टर ने, तो उससे तो उसका थोड़ा-सा आराम हो जाता था। लेकिन 10 जुलाई को उसको सीवियर बोल सकते हैं पेन, क्योंकि उसको असहनीय पेन था। तो हमने डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि एक बार करवा लेते हैं, तो माइलेज लैपेस तो बढ़ गया था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि वो 2-3 दिन एडमिट करना पड़ेगा। तो अगेन वो आईवी पे वो सब कुछ, नो फूड, नथिंग। लेकिन 1 दिन में उसको आराम हो गया था, नो पेन। 3 दिन में हम घर पे आ गए। फिर 3 दिन घर आने के बाद हमने शिखा मैम को फ़ोन लगाया कि ऐसा-ऐसा है। शिखा मैम बोले नो प्रॉब्लम, थोड़ा-सा वो उसको आराम हो जाने दो, अब मैं दवाई भेजती हूँ दोबारा। तो दवाई उन्होंने भेज दी, और आई थिंक हॉस्पिटल एडमिशन के बाद 10 दिन बाद हमने इसकी दवाई शुरू कर दी अगेन। लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग अभी 21 डेज़ के लिए नहीं आए। अब अभी सिर्फ 7 डेज़ के लिए आए। तो 7 डेज़ के बाद में अगर मैम को लगा कि ज़रूरत है, नहीं है दवाई आगे चलाने की, तो शी विल डिसाइड। क्योंकि आपको वापस आना पड़ा है, हुँ। क्योंकि रिलैप्स भी हुआ। डू यू रिग्रेट द डिसीजन ऑफ कमिंग टू पड़ाव अर्लियर? रिग्रेट, मैं जैसे आपको पहले बोला था कि मैं थोड़ा सोच के आया था कि इसका आगे भी बढ़ना चाहिए, प्रोग्रेशन नहीं होना चाहिए। वही इंटेंशन से मैं अभी भी आया हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं। तो इसकी वजह से एलोपैथी में रहता तो एलोपैथी में गया रहता। आयुर्वेदिक में है, रिज़ल्ट है, तभी आयुर्वेदिक में आया हूँ। अगर कोई पैथी में आता है भविष्य में तो वहाँ जाऊँगा। लेकिन जहाँ पे प्राइमरी फ़ोकस और ओरिएंटेड ट्रीटमेंट हो रही है, फ़िलहाल जो मैं देख सकता हूँ, फ्रैंकली, ऑनेस्टली,
तो वो फिलहाल पड़ाव में ही है। एंड द थीसिस बीइंग कि जो प्रोग्रेशन था लास्ट टाइम वो आपने रुकते हुए देखा था। हाँ, हाँ, अगर वो एक्यूट से क्रोनिक में नहीं गया तो मेरे लिए तो वो प्रोग्रेशन नहीं हुआ। वो मेरे लिए तो विन-विन सिचुएशन है और अभी भी इसीलिए आया हूँ। अभी 10 साल की है। मैं देखूँगा कि उसको भविष्य में ना आए, पर साथ-साथ में उसके सारे सिम्पटम्स, क्या खाती है, कितने बजे सोती है, वो भी बहुत मैटर करता है। बहुत ज़रूर मैटर करता है क्योंकि वैद्य जी हमेशा बोलते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है रिलैप्स होने में। पर इसके साथ-साथ में और भी कुछ रिसर्च चल रहे होंगे तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि आयुर्वेदिक में भी कुछ रिसर्च चल रहे होंगे कि इसको हम जल्दी पकड़ लें, रिलैप्स को। क्योंकि कोई भी पेशेंट नहीं चाहेगा कि उसका रिलैप्स हो। अगर रिलैप्स होता है तो पेशेंट दोबारा तो आएगा, पर वो जो उसका कॉन्फिडेंस जो है कि फर्स्ट टाइम वाला, कि यार वो दोबारा नहीं आएगा मुझे, वो शायद ना रहे। तो वो उस पे बहुत ज़रूरी है कि उस पे वो ज़्यादा रिसर्च हो, प्रोटोकॉल भी प्रॉपरली और लेके आए शिखा मैम और वैद्य जी, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिसर्च के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये जो डेली रूटीन जो है, हमने 2018 के बाद जब पड़ाव से आए गए थे, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया है और उसका रिजल्ट हमको दिखा भी। शी गेन्स क्वालिटी वेट एज़ पर हर एज। और ये जो साइकिल मैंने देखी है, मैं खुद स्टडी भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खुद स्टडी नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली मेरे साइड से भी स्टडी करता हूँ, क्योंकि अगर गैजेट्स अवेलेबल है मार्केट में तो यूज़ करना चाहिए। कुछ-कुछ चीज़ें अगर हमको पता चलना है कि इसकी स्लीप कैसी है, स्लीप साइकिल कैसी है, तो मैंने एक स्मार्ट वॉच लेके दी है। इसमें उसका सब्सक्रिप्शन भी लिया है ताकि प्रॉपर वो मुझे ऑर्केस्ट्रेटेड डेटा दे कि क्या चल रहा है बॉडी के अंदर में। और अच्छी अच्छी वॉच ले तो हमें थोड़ा-सा एक्यूरेट डेटा मिलता भी है। तो मैंने देखा कि अगर स्लीप साइकिल अच्छी हो, तो उसका मूड, उसके खाना, उसका जो मोशन जो पास होना है, वो भी अच्छा होता है। क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए, डीप स्लीप होनी चाहिए, वो एक चीज़ है। और अभी 2-3 अ, जो चीज़ और मैंने नोटिस किया है जैसे एचआरवी है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, 2 हार्ट बीट के बीच की जो डिफरेंस है, अगर थोड़ा-सा ज़्यादा ही फ्रीक्वेंट अप डाउन रहा, तो उस समय उसका भी थोड़ा मूड मैं देखता हूँ तो थोड़ा-सा रहता है। पता नहीं, लेकिन जो मैंने स्टडी की है, अभी मैं आईटी सेक्टर में हूँ तो मैं इसका थोड़ा-सा इस्तेमाल करता हूँ एआई का वगैरह। तो पता मुझे पढ़ने में आया है कि एचआरवी थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है कि अगर आपके बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन हो या फिर कुछ भी इन्फेक्शन हो, तो ये अप डाउन होता है। तो इसके साथ-साथ भी अगर और भी पेशेंट अगर आते हैं और वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं और वो भी ट्रैक करते हैं, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। जब रेस्ट करती है तो उसका ब्रीदिंग रेट कैसा है और अ, उसका एसपीओ2 मैं मेजर तो करते ही रहता हूँ और रात का जो ऑक्सीजन लेवल है, वो भी ज़रूरी है कि कितनी, अगर जितनी अच्छा उसकी डीप स्लीप रहेंगी, उतना अच्छा उसका मुझे नेक्स्ट डे दिखता है। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है उसके प्रति। दैट्स अ वेरी गुड म्हणजे ऑब्जर्वेशन एज अ पेरेंट ऑल्सो आई थिंक एंड यू आर पुटिंग इन दैट मच एफर्ट्स, दैट्स अ ग्रेट थिंग। खाना क्या रोका गया था इसके लिए? हाँ, जब हॉस्पिटल्स किए थे तो रोकना ही पड़ता है, उनका प्रोटोकॉल ही वैसा है। तो रोकने के बाद पानी भी नहीं देना पड़ता 2-3 दिन तो। बट लकीली जब रिलैप्स जब हुआ तब उसका 1 डेढ़ दिन में ही आराम हो गया था। तो तीसरे दिन से हमने हल्का-हल्का उसको दाल-चावल जो भी डॉक्टर बोला तो चालू किया कर दिया था। आणि तुझ्या पण मनात असं होतं का की मला आता स्ट्रॉंग ह्याच्यात स्ट्रॉंग राहायचंय? हो, माझ्या मनात होतं की मला स्ट्राँग व्हायचंय म्हणून मी हे इंजेक्शन घेणारच आहे आता बाबा. अच्छा, तू इंजेक्शन वगैरे म्हणजे त्रास नाही द्यायची? नाही, रडायची ना फार. फार रडायची. ॲक्चुअली तिला आठवतं का मला माहिती नाही आहे.
3 वर्षाची असल्यामुळे एवढं मेमरी तिला आहे, थोडी स्ट्रॉंग आहे का माहिती नाही. पण ती अख्खं हॉस्पिटल डोक्यावर घ्यायची त्यावेळेस. कारण त्यावेळेस ते जेव्हा इंजेक्शन घ्यायचे ते ड्रॉपनी घ्यायचे ना. तर त्यावेळेस लावून ठेवायचे आणि ते आम्हाला बाहेर जा म्हणत होते रूमच्या. आणि ती चिल्लत बसायची एवढ्या वेळपर्यंत, जोपर्यंत भरत नाही ते त्यांची ते. आणि हे ऑलमोस्ट अल्टरनेट डेजचं काम झालं होतं तिचं. आणि मग ते म्हटलं ना, ही घाबरली होती. आता हॉस्पिटल म्हटलं ते इंजेक्शन, ब्लड काढणार. हां, तर तिला तर आठवत आहे का मला माहिती नाही आहे. पण तो फेस आम्ही तिचा बघितला आहे. ती ज्याप्रमाणे ते नर्स पण यायची आतमध्ये, तरी घाबरायची अतिशय जास्त. की आता मला टोचणार आणि मला आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कसं IV आपण लावून ठेवली 2-3 दिवस, तर ते स्वेलिंग होते त्याच्यामध्ये आणि मग ते जात नाही, पास ऑन होत नाही. तर मग त्याला थोडंसं फ्लश करावं लागतं. तोही पेन तिला सहन करावा लागायचा त्या वयामध्ये. तर ती घाबरली तर होतीच. पण मला वाटतं की हे बरं आहे, जर तिला आठवत नसेल तर फारच छान आहे. तेव्हा एक्झाम्स तर मला द्यायचे नव्हते. ते मला जो सिलेबस असायचा, तो त्या स्कूलकडून घ्यायचे आणि ते घरूनच अभ्यास करायची. म्हणजे जेव्हा माझं सगळं हॉस्पिटल वगैरे झालं, तेव्हा त्याच्यानंतर मी एकदम सीनियर KG पासून स्टार्ट केलं. मग मी पुढे जात आता पण मला जेव्हा अटॅक आला होता, तेव्हा मी आता स्कूलचा एक ॲप आहे, त्याच्यावरती सगळंच येतं. म्हणजे अभ्यासाचं बोललं की एक्झामचं बोललं, त्याच्यावरती सगळं प्रिंटआउट येतं. तर त्याच्यावरती मी प्रिंटआउट आणतो पप्पा आणि त्याच्यावरती मी सॉल्व करत बसते. मग तसा माझा अभ्यास चालू असतो. म्हणजे अभ्यासाची गोची नाही होत. गोची तर नाही होत, पण आम्ही प्रयत्न करतो की तिला त्याचं टेन्शन पण येतं कामा नये. हां, फक्त ते पहिल्या एपिसोडनंतर लकीली घराच्या मागे शाळा असायची आणि 18-19 आणि मग 20मध्ये तर मग कोविडच आला. त्याच्यामुळे मग भरपूर आराम भेटला तिला 3-4 वर्षाचा. पड़ा हुआ भी दवाई जब आई, तो जो उन्होंने हमको जो डाइट चार्ट भेजा था, वो हमने कंटिन्यू रखा. तो वो भी उससे भी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. Advita, let's rewind to the first time you went to Padav. You might have observed a change in the kind of food that you were allowed to eat. जरा तुझ्या डाएट बद्दल मला हे इन्फॉर्मेशन देशील का? हो. पहिल्यांदा जेव्हा मी पडावला गेली होती, तेव्हा त्याच्या पहिले मला काही गोष्टी खायला नाही अलाउड होत्या. म्हणजे की काय म्हणू शकतो आपण, बेसन, साखर असं काय. मग जेव्हा मी पडावला आली, तेव्हा माझं ते चालू केलं होतं. साखर देत होते, पण ती वेगळी साखर होती, मिश्री होती. आणि मग बेसनही चालू केलं होतं थोडं. मग अजून डाएटमध्ये जास्त चेंजेस त्यांनी केले नाही. पण एवढंच होतं की त्यांनी काही गोष्टी जे मी पहिले खात नव्हती, ते टाकल्या होत्या. जसं की काय म्हणू शकतो, मिश्री, पनीर, मग आपण म्हणू शकतो छेना. आपल्याकडे छेना इतका नाही खात म्हणजे ना. आमच्याकडे नाही खात, नाही. कोणाला नाही खात. पनीरही नाही खात कारण आपलं प्रोटीन चिकन मधनं येतं, नॉनव्हेज मधनं येतं. तुम्ही नॉनव्हेज खाता? नाही खात ना. अच्छा नाही. मग प्रोटीन इंटेक तुमचं कसं वाढवलं? पनीरमुळेच वाढलं. आणि मला पहिले दही पण नव्हते देत ते. मग तेव्हा दही चालू केलं होतं आणि त्याच्यामध्ये मिश्री टाकत होते ते. मग एवढ्याच गोष्टी त्यांनी चालू केल्या होत्या. आणि काही असं जंक वगैरे जे तुला खायला खूप आवडत असेल, जे पॅनक्रियाटायटिसमुळे थांबवलंय किंवा असं काही? मला जंक मी खाते, पण मला ते आवडत. मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि सितंबर 2024 के बाद जब भी जैसे हमको कभी देना है, बर्गर देना है, कभी पिज़्ज़ा देना है, महीने में 1 बार वगैरह, तो खाने के बाद उसको डिस्कम्फर्ट रात को होता था और 2-3 दिन के बाद उसको पेन होता था, गैस्ट्रिक पेन. तो फिर जो लोकल डॉक्टर हमारे जो थे, तो उन्होंने फिर लैक्सोपेज जो सैचेट आता था पेट साफ करने का, वो उन्होंने चालू किया. लेकिन उन्होंने हमेशा एक चीज़ नोटिस की कि जब भी पेट देखते थे, चेक करते थे,
तो गैसेस रहते थे, वो गैसेस हमेशा उन्होंने ऑब्जर्व किया, और वो गैसेस को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ही है रूट कॉज ये इसको लाने का। इसके ऊपर भी अ, हमारी तो नज़र रहेगी, पर शिखा मैम और पड़ाव से भी यही उम्मीद है मेरी कि इसको भी प्रॉपरली ट्रीट किया जाए भविष्य में भी। करीबन मोर देन 50 फ़ोन आए हैं आज तक। सबसे पहले तो उनको सांत्वना देनी पड़ती है कि ये डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि 50% केसेस में तो रोते ही रोते हैं पेरेंट्स फ़ोन करने के बाद। तो मैं तो उनको पूरी जो हिस्ट्री है, पूरी सच्चाई के साथ उनको बताता हूँ कि देखो ऐसा-ऐसा हुआ था। आप बोलोगे कि इनका पहला क्वेश्चन होता है कि क्योर हो गया क्या? अब मेरे पास क्योर का डेफिनिशन नहीं है। अगर रिलैप्स होने के पहले भी नहीं था, रिलैप्स होने के बाद भी नहीं रहेगा। क्योंकि क्योर ये बहुत बड़ा चीज़ है। कोई तो पैरामीटर दूँगा क्योर होने का, तो उनको मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन उनको मैं इतना पक्का बोलता हूँ, अगर आप एक्यूट फेज़ में हैं, तो ये दवाई बहुत अच्छे से काम करती है। क्रोनिक फेज़ में है, तो वो भी काम करेगी, लेकिन आपको उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल फ़ॉलो करना पड़ेगा। पर एक्यूट में तो अच्छे से काम करती है। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ और रिकमेंड भी करता हूँ, और कितने सारे पेशेंट यहाँ पे रिकमेंडेशन से भी आए। अभी मैं आया हूँ, तो 2-3 पेशेंट तो मेरे रिकमेंडेशन के वाले ही आए हैं यहाँ पे फ़िलहाल। तो और बच्ची ही है। तो मुझे लगता है कि अ, जैसे इसको बेनिफिट हुआ 7 साल का, तो 18 के बाद, तो उनको आजीवन रिलीफ़ रहे, क्योंकि हर एक बच्चों का और हर एक पेशेंट का अलग-अलग कैटेगरी में उनका डैमेज हुआ है। अलग-अलग तरह के कि पैंक्रियाटिस के डिजीज़ से वो लोग आज जूझ रहे हैं। तो बेटर है कि लॉन्ग टर्म वो अच्छे रहे, और दवाई में उसका असर हो, ताकि उनको अगर लगा कि दवाई में अगर कुछ और एडेड है, या निकालना है जो भी है, क्योंकि ये विदाउट एनी स्टडी तो हो नहीं से रहा। क्या तो वो मैं चाहूँगा, और ये और हाँ, और रीचेबल रहे दवाई भी हर जगह पे, क्योंकि आज मैं ऑल द वे फ्रॉम पुणे टू यहाँ आया हूँ सेकंड टाइम। तो अगर ये भविष्य में भारत के नीचे पार्ट में भी अवेलेबल हो, प्रॉपर इसकी और जितना पब्लिसिटी हो इसकी, आज तो यूट्यूब वीडियो हम लोग देख रहे हैं। तो यूट्यूब वीडियो में देखने के बाद लोगों के भी सवाल काफ़ी आ जाते हैं। उसके भी कैटेगरी काफ़ी सारे हैं, जो मैं देखता हूँ कभी-कभी कमेंट्स। तो पहला अगर कमेंट आता है तो जो पेशेंट है, कितनी पैसे लगेंगे? उसके लिए भी मेरे ख्याल से मैंने वेबसाइट देखी नहीं है, पर वेबसाइट में भी डालना चाहिए कि कितना पैसा लगेगा और क्यों लगेगा? क्योंकि मैंने देखा है शिखा मैम, वैद्य जी बताते हैं कि खर्चा क्यों इतना महँगा क्यों है? पर उसका महँगा होने का कारण भी कहीं न कहीं रिटर्न में होना चाहिए। तभी तो उनको समझेगा कि प्रॉब्लम क्या है। हर एक जन तो पढ़ नहीं सकता, और अगर कोई सवाल पूछता है, तो उन पेशेंट्स को उन आपने वो यूट्यूब वीडियो दिखाना चाहिए कि वो महँगी क्यों है। कि मेरा इंटेंशन ऐसा है कि कोई भी अनट्रीटेड ना जाए। मला असं वाटतं की जेव्हा पण मला पेन होतं, तेव्हा मला असं वाटतं की मी सगळ्यांना सांगते की मला काहीही करा, पण मला हॉस्पिटलमध्ये नेऊन ॲडमिट करा. तिथे जाऊन मला रिलीफ वाटेल. तेच तर ते पेनची इंटेन्सिटी खूपच हाय आहे हं. या ह्याची आणि तेच ना की ॲलोपॅथीवर सुद्धा पेन मॅनेजमेंटच होतंय. हं. म्हणजे आता इथे आहे पडावमध्ये एक सोल्युशन आहे, बट अगेन ॲट द सेम टाईम इट इज स्टिल इन प्रोसेस, राइट? ठीक आहे. लास्ट क्वेश्चन देन फॉर यू, की व्हॉट आर युअर ड्रीम्स इन लाईफ? म्हणजे तुला काय करायचं आहे आयुष्यात? आणि तुला वाटतं का की पॅनक्रिएटायटिसमुळे तू त्याच्यामध्ये तुला काही त्रास होईल, असं काही वाटतं का? मला असं तर वाटत नाही की पॅन्क्रियाटिसमुळे मला त्रास होईल पुढे. झाला तरी मी होऊ देणार नाही त्याला. म्हणजे की बाबा माझी फर्स्ट ऑफ ऑल मला तर शिखा आडवेसारखं बनायचं आहे. माझी ती आयडल आहे फर्स्ट. पण जेव्हा मी वेदजीसोबत भेटली, त्यांनी मला सांगितलं की
तिला शिखा मॅडमला खूप एक्झर्शन करावं लागतं. इकडे तिकडे जावं लागतं पेशंट्सकडे बघायला. म्हणून ते म्हटलं, त्यांनी मला सजेशन दिलं की तू एक बिझनेस चालू कर. याच्यामध्ये तू ओनर असशील त्या बिझनेसचे आणि तुझे जे वर्कर्स आहेत ते तुझ्या हाताखाली काम करतील. तुला काही करावं नाही लागत असं. तू रेस्ट करशील. असा काहीतरी मोठं होऊन बघ. मग मला असं वाटतं की स्वतःचा बिझनेस चालू करायचा. व्हेरी गुड, व्हेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दॅट. आणि आय होप की ऑल युअर ड्रीम्स कम ट्रू आणि ते तू करशीलच. म्हणजे खूप जिद्दी वाटते की होऊनच देणार नाही. पे काही झालं तरी आपण सांभाळून घेऊ. पप्पा मम्मी आहेतच. ते पण खूप मेहनत घेतात तुझ्या मागे. तर आय होप की एक हॅपी हॅपी एंडिंगच असेल ह्या गोष्टीला. येस, हो, हो. ठीक आहे. मी लुकिंग फॉरवर्ड टू दॅट.